अकेलापन महसूस होने लगा, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम, सारी बीमारियां होने लगी, मेरा L4 L5 सब दब गया। माय नेम इज़ गीता सोनेकर। मैं नागपुर से हूँ मैं। मेरी यात्रा ध्यान की कैसे शुरू हुई? मेरी कॉन्शियस बचपन से ही एक सत्य की तलाश में घूम रही थी। मुझे दुनिया से थोड़ा अलग अलग थी मैं, अजीब थी और खुद खुद से ही अलग थी मैं। मुझे कुछ कुछ तलाश थी मुझे बचपन से ही। जो समाज, सोसाइटी सब कुछ जो मानते थे, वो मैं नहीं मानती थी। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके मुझे ऐसा लगता था कि गॉड गॉड कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में सब ऐसे देखते थे, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी और मैं नहीं मानती थी गॉड के बारे में। पर एक तलाश थी मुझे पूजा भी करना। पहले तो बचपन में दादी के साथ में जाती थी, भजन-वजन करना था, मतलब अध्यात्म था मेरे अंदर ही, पर मुझे तलाश थी जो सत्य तक ले जाए मुझे। मुझे जो कर रहे थे समाज में, सोसाइटी में, वो चीज़ें अंदर से मेरी गवाह नहीं करती थी कि यही चीज़ें सत्य तक है। तो सत्य की तलाश होते-होते मेरी लाइफ़ की जर्नी ऐसी रही कि बहुत कम टाइम में मेरी पढ़ाई करते-करते मेरी शादी हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि शादी क्यों की जाती है, हस्बैंड क्यों होना चाहिए। तो फैमिली बहुत मेरी ये थी, पुअर फैमिली थी। पापा मेंटली डिस्टर्ब थे। हमारे अंकल थे, वो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उनको लगा कि मेरे पापा को लगा कि मेरा भाई पढ़ा लिखा है तो मेरी बेटी को की शादी कर देगा। और हमारा जो मेरी जन्मभूमि है, उस एरिया में तो ऐसा है कि लड़कियां को उधर स्त्री तत्व की बहुत कमी है। लड़कियां लड़कों से बात नहीं कर पाती थी। अगर किसी लड़की किसी लड़के से बात करती थी तो वो ख़ानदान की बदनामी हो जाती थी। तो मम्मी पापा को डर था कि कहीं हमारी बेटी को कोई लड़का पसंद आ जाए या कुछ हो जाए और उसने अपने मन से शादी कर लिया या किसी लड़के को पसंद कर लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारा क्या रहेगा। इनोसेंट पीपल थे, तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी 18 साल की थी। अब घर में भी मम्मी पापा के रिलेशन अच्छे नहीं थे और हर दिन के झगड़े ये वो, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। मुझे लगा कि शादी कर देंगे, उस घर में चली जाऊंगी तो मैं हैप्पी रहूँगी। मुझे नहीं पता था ना, ये सब मेरी आत्मा की एक जर्नी है ये। तो फिर मेरे अंकल ने मेरी शादी करवा दी। तो मेरी शादी करवाई तो देखा तो मुझे वो लड़का पसंद ही नहीं। मेरे अंकल ने मेरे अपने अपने एज के लड़के से शादी करवा दी। तो मुझे नहीं पता था कि शादी क्यों करनी चाहिए। आंटी बोले ऐसा ही होता है, शादी के पहले पसंद नहीं आता, फिर धीरे धीरे पसंद आता है। तो मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई। मुझे जिस व्यक्ति से शादी हुई वो बहुत अच्छे हैं अपने आप में, उनको जज नहीं करती, लेकिन मुझे जो क्वालिटी चाहिए था, जो हस्बैंड, जो पार्टनर, जो लव चाहिए था, वो उनमें नहीं था। उसी के तलाश में मैं ज़िंदगी भर भटकती रही और अकेलापन महसूस करती रही। और इस बीच में मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे अंदर में मेरी जो अंतरात्मा वो गवाह नहीं देती थी, जो पति पत्नी का संबंध है, मुझे कभी फीलिंग नहीं आती थी उनके लिए कि ये मेरे पति है। मुझे ऐसा लगता था एज ए पेरेंट, एज ए गाइडेंस। फिर समाज के चक्कर में पुरानी मान्यता, ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था, 2 बच्चे हो गए, 2 आत्माओं ने जन्म लिया। वो तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, वो तो मुझे वहाँ से निकालने के लिए आई वो आत्माएँ। तो इस चक्कर में मेरे 40 साल हो गए और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, इतनी मैं खुद खुद को भूल गई, मैं जीना भूल गई, एंग्जायटी हो गई मुझे, बहुत कुछ। बस अब ऐसा लगता था कि अकेलापन, ज़िंदगी में कुछ नहीं। और फिर मेरी जेठानी ने बोला कि ये काम सीख ले सिलाई का, इससे घर भी चलता है, बच्चा भी देखना होता है। और ऐसे एरिया में दिया गया, स्लम एरिया में मुझे, तो मैंने सीख लिया क्योंकि बच्चे की पढ़ाई थी मेरे बच्चों को, तो मैं घर से ही सिलाई करती थी। तब भी मेरा काम पसंद नहीं था, फिर भी अपने काम में
तरबेज थी और कामयाबी हासिल की। आजू बाजू के लेडीज़ लोगों को अपने घर में बुलाना, उनको काम देना, पहले से ही मैं सोशल, यानी अपने साथ साथ सबका भला हो, ऐसे मेरी थिंकिंग थी। तो उसी चक्कर में फिर मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी, बच्चे भी बड़े होने लगे, फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होने लगा, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम, सारी बीमारियां होने लगी, मेरा L4 L5 सब दब गया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी इनफ करो, ख़त्म करो लाइफ, अब कुछ रहा ही नहीं, जीने के लिए कोई है ही नहीं। इस अवस्था में आ गई थी। तो मेरा बुटीक था, उसमें मेरी एक क्लाइंट थी, तो वो बुद्धिस्ट थी। तो वो आई, उन्होंने बोला कि बुद्धा के उन लोग उपोषक करते थे, तो मैं कभी पढ़ी थी, तो मुझे बुद्धा का बात सही लगा। तो मैं ठीक है, तो उनके साथ में जाने लगी, बुद्ध विहार में जाने लगी, बुद्ध वंदना करने लगी, थोड़ा थोड़ा ध्यान करने लगी, आनापानसती के बारे में जानने लगी और बंते जी लोगों को दान करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। फिर भी मुझे वो अंदर से संतुष्टि नहीं होती थी, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता था। मेरा बेटा भी था, वो भी ऐसे ही डिप्रेशन में आ गया। फिर हम माँ बेटे दोनों डिप्रेशन से निकलने के लिए बुद्ध विहार जाते थे, वंदना करते थे, सेवा करते थे, पर हमें जो प्रॉब्लम का, हमारे लाइफ का सॉल्यूशन है, वो नहीं मिल रहा था। फिर मैं ऐसा थक गई, फिर मैं योगा भी सीखा 2012 से, वो भी ट्राई किया, फिर शरीर ठीक किया। फिर एक दिन मैं ऐसे थकी हारी सब बस बैठी थी, मैं बोली अभी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ के बारे में। तो एक मेरी घर के पास मम्मी जी है, मुझे बेटी मानती थी, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, तो बाबा पास से गुजरे, वो बोले कि सुरुचि तुमसे मिलने आया, सुरुचि इंडिया आई है और तुम मिल सकती हो बोले। तो मैं बोली ठीक है बाबा, कैसे मिलना? तो बोले सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है, बोले सुरुचि जाने वाली है बोले। तो मैं गई दीदी के पास, सुरुचि दीदी के पास, तो ऐसे ही बैठ गई। तो मैंने बता दिया ऐसे कि लाइफ की प्रॉब्लम, कि जो कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरा ध्यान की अवस्था आ ही गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि बाहर इतना शोरगुल है, इतना शोरगुल है, बस मैं आंखें बंद करूं और खुद में डूब जाऊं, ऐसे मुझे अनुभूति होती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे आगे का ज्ञान नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि हर किसी को लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई ध्यान नहीं करेगा तो मैं तुमको एक बताती हूँ, तुम ध्यान करो बोले। तो मैं बोली ध्यान क्या है, मुझे नहीं पता। तो बोले मेरा नंबर लिया उन्होंने, मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में रहूँगी बोले, और पीएमसी हिंदी देखो बोले, उसमें दीप्ति नाडियाल के आनापानसती ध्यान है। और तब वो जर्नी शुरू थी माँ की, 40 डेज़ का, याद नहीं आ रहा है मुझे, वो शुरू नहीं था, वो हो चुका है बोले, उसको तुम रिपीट करो बोले। तो मैं अब मरता क्या ना करता, अब मैं बोली एक ट्राई कर लेती मैं, अब जीवन तो वैसे भी मुझे नीरस लग रहा है, क्या पता इससे मुझे जीना आ जाए। तो ठीक है बोली। फिर दीदी बोले मैं कांटेक्ट में रहूँगी बोले। फिर मैंने पीएमसी हिंदी देखा यूट्यूब पे, वहाँ पे दीप्ति नाडियाल मैम को देखा। तो फिर खुद से उनके एक एक दिन के जो 40 दिन के सेशन थे, वो मैं करने लगी। तो ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन ही ऐसा कुछ दिन किया मैंने, बहुत डिप्रेशन की हालत में था। फिर पता चला वो दीदी से कि बोला कि मैम का सेशन शुरू हो रहा है बोले, 24 जेटीपी शुरू हो रहा है बोले, तो तुम फॉर्म भर लो बोले। तो मैं बोली दीदी मुझे फॉर्म भरना नहीं आता। फिर उन्होंने ही मुझे फॉर्म भरे और संबला ग्रुप में ज्वाइन हुई। और जब दीप्ति मैम का 40 डेज़ का मैंने ध्यान किया, तब मुझे ऐसा समझा कि अरे ये जीवन तो कुछ अलग ही है। जो सोसाइटी बोल रही है, जो मैं आज तक जो ज़िंदगी जिया, वो तो मैंने बेहोशी में ज़िंदगी जिया। जो मुझे तलाश थी वो यहीं पे मिलेगी। मुझे फिर यकीन हो गया खुद पे, मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा जीने लगी, मेरे को अपने सपनों पे विश्वास होने लगा, मेरा जो जीवन मुझे चाहिए था उस पर विश्वास बढ़ने लगा। उसी सेशन में 40 डेज़ के सेशन में दीप्ति मैम ने थैंक्स श्रेयांश डागा सर को बुलाए। तो श्रेयांश सर आए, उसमें हम पहली बार ब्रेथ वॉक किए। और जिस दिन मैंने ब्रेथ वॉक किया उस दिन मेरे घर में बहुत तमाशे हुए। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी
खिलाफ है मेडिटेशन के। पर मैं मेडिटेशन करने बैठी, ब्रेथ वर्क करने बैठी, तो छोटा वाला बेटा हमको डिस्टर्ब होता है बोल के थाली बजाने लगा, लोटा बजाने लगा। मेरे बड़े ध्यान के किस्से बहुत अलग है। फिर भी मैं नहीं मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ब्रेथ वर्क से मैं निकल सकती हूँ, क्योंकि इतनी एंजाइटी होती थी कि मैं खुद के साथ 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी। मेरे लाइफ के कुछ ऐसे स्पेस है जो कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ, कुछ बातें नहीं कर सकती। कभी मौका है तो वो भी एक पन्ना खुलेगा। तो ऐसे हाल में थी मैं। फिर श्रेयांश डागर सर का थैंक्स टू श्रेयांश डागर, थैंक्स टू दीप्ति नाडिया सर, थैंक टू पत्री सर जिन्होंने PSSM बनाए, उनकी वजह से मुझे PMC मिली। श्रेयांश डागर सर का ऑनलाइन 24 डेज़ का मैनिफेस्टिंग कि हम हमारे जीवन को जी सकते हैं, हमको जैसा जीवन चाहिए वो मिल सकता है। एक विश्वास बना, उस इंसान ने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया मेरे लाइफ में कि मैं जो मर गई थी तो उसको ज़िंदा कर डाला उस इंसान ने। उस इंसान के लिए हर पल मेरे मन में एक ही भाव आता है। जब भी मैं सर को थैंक यू भी नहीं बोलती, बस लव यू बोलती, शब्द ही नहीं है वो इंसान के लिए। वो तो मेरे गॉड फादर ऐसे मेरे लाइफ में खुदा बन के आए, जो मेरे जीवन को संभाल लिया। मेरे बेटे को बोली, बेटा वो सदगुरु का करने जा रहा था, मैंने बोली एक बार इस इंसान को सुन ले, एक बार कर ले, फिर फ्री में है बेटा। हमारी स्थिति भी नहीं है कि हम किसी को पैसे दे सके इतना। तो उसने भी सुना, मेरे बेटे ने भी किया। फिर हमने 24 डेज़ का सर का क्लास किए। बीच में दीप्ति मैम का भी क्लास होता था, फिर तत्वमसी भी होती थी। फिर सर एक दिन है, फिर उस बीच में दीप्ति मैम नागपुर आए। अच्छा, सुरेंद्र चड्ढा सर के वहाँ पे एक पिरामिड है, वहाँ पे फिर राम सर का मैसेज आया, तो मैं पूरा परिवार के साथ में गई। तो जब दीप्ति मैम का पहला मेडिटेशन हुआ, तब मुझे अद्भुत अलग ही अनुभूति हुई। मेरी कॉन्शियस उनसे बात करने लगी, जो मुझे मेरे हस्बैंड का फीलिंग नहीं थी और मुझे टच अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने डायरेक्ट कॉन्शियस, मैं बोली ये कैसा हो सकता है कि मैं यहाँ बैठी और बातें मैं दीप्ति मैम से कर रही हूँ। तो मैं दीप्ति मैम के आत्मा के तौर से बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का टच नहीं पसंद है मुझे, ऐसा। तो माँ ने सुना और उसी दिन से मेरे लाइफ में परिवर्तन आया। और उसी दिन से मैंने फैसला लिया कि अगर मुझे जो पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूँगी। होंगे वो समाज के लिए, होंगे वो एक रिश्ता जब जुड़ा होगा। क्योंकि जब मैं एक ही उदाहरण देती हूँ कि जब बुद्धा का उंगली मार को जब समझ नहीं थी तो वो सबका सर काटता था। जब उनके पास ज्ञान है, जब बुद्धा आए तो एक साधु बन गए। तो वो मेरा अज्ञानता था, ठीक है, वो एक मेरे लाइफ का वो भी ज़रूरी था पार्ट। मेरी आत्मा को एक अनुभव चाहिए था। लेकिन जब मुझे ज्ञान आ गया कि ये चीज़ अभी हमारे लाइफ के लिए, हमारे आत्मा की उन्नति के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है, हम सब लोअर चक्रा में फंसे हुए, तो मैंने मेरे रिलेशनशिप का वहीं पे स्टॉप किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश किया, मुझे मारने की कोशिश किया, गाली दिया, मुझे बहुत कुछ किया। और ध्यान करने जाती थी तो मुझे बहुत गलत आरोप भी लगाए। लेकिन मैंने उनको देखा कि छोटे बच्चे को, मैंने सोचा इनकी कॉन्शियस छोटी है इसलिए छोटी बातें करता है। इनको मास्टरों से जो मैंने सीखा था कि जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर रहेगा, तो मैं अपनी तरफ से उनको लव, डिवाइन लाइट ऐसा भेजती रही मैं उनको। तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आते गया। लेकिन मैंने उनसे पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखा। मैं उनको बोला कि देखो, हम एक पति पत्नी के रिश्ते में नहीं रह सकते, लेकिन एक मैत्री, जो जैसे पत्री सर ने बोला कि हम ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना स्त्री, ना पुरुष, हम एक दोस्त बन के रह सकते। तो मैंने उनको बोला देखो, तुम अगर दूसरी लाते हो तो तुम कर सकते हो, तुमको अगर किसी के लिए फीलिंग है तो तुम कर लो, मैं तुम्हारे लिए एग्री हूँ, मैं इसी घर में रहूँगी, मैं तुम्हारी बच्ची बन जाऊँगी। और ये 2 बच्चे हैं तो इनके लिए तो मेरी फीलिंग रियल है, ये तो मेरे द्वारा आई हुई आत्मा है, मेरा कर्तव्य है इनके लिए, और वो भी, और डिवाइन लव है हमारे लिए। तो मुझे रहने दो, ऐसा भी मेरा कोई नहीं है। मैं 2 बच्चों का तुमको खाना बना के खिलाऊंगी, अपने बच्चों का देख रेख करूँगी, अगर तुमको करना है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ही बनी रहूँगी। ऐसा उनसे रिक्वेस्ट किया। उनको मैंने बहुत समझाया कि इतने साल की अपनी जर्नी रही, कम से कम हमारी दोस्ती के नाते तो समझो, एक रिश्ते के नाते तो समझो। प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, प्यार का मतलब सिर्फ वही नहीं होता, अनकंडीशनल लव होता है। मैं तुमसे लव करती हूँ, लेकिन मुझे वो वाली फीलिंग नहीं है। तो फिर मैंने उनको समझाया, ध्यान में समझाती गई,
फिर हम मास्टर से जो सीखा था कि उनको बोल के नहीं समझाना, ध्यान में समझाना। फिर वो धीरे 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 उनको एनर्जी पास करती गई। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल रही। तो मैं जैसे ध्यान से जुड़ी, फिर उसके बाद में मैं बुटीक का काम करती थी। धीरे धीरे बुटीक का काम मेरा कम होते गया। कोरोना का टाइम था, मैंने एक बुटीक डाला था, तो ध्यान में आई तो वो भी बुटीक छूटा। फिर मैंने दूसरा बुटीक उससे भी महंगा वाला रेंट पर लिया, पर वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे थे। फिर मैं पूरा इंडिया, हम एससी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो ये एससी के लिए स्टॉल आते, तो सोलापुर गया, जहाँ जहाँ दीप्ति मैम का सेशन हुआ वहाँ उसके पहले पता नहीं मैं वो सब जाकर आई मैं। तो फिर जाकर आई मैं, तो मुझे फिर मेरा बिज़नेस पूरा लॉस में चला गया। बुटीक भी, मेरे जो कस्टमर थे अच्छे तो वो सब बंद होते गए, क्योंकि वो काम मुझे पसंद भी नहीं था, बस मैं करे जा रही थी मजबूरी से। फिर मुझे समझ में आते गया कि ये सब ध्यान से हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है मैं स्वीकार करती गई, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब मैं पंढरपुर गई, तो वहाँ पे सोलापुर गई स्टॉल के लिए, तो मैं पंढरपुर गई। पंढरपुर में मैं बोली, लोग सुना है कि जीवन निकल जाता है तो पंढरपुर की यात्रा नहीं होती। मैं बोली ऐसा क्या है, जाके देखना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। तो मैं पंढरपुर गई, वहाँ पे 3 घंटे मुझे टाइम था कि वहाँ विट्ठल के तक पहुँचने के लिए। और एक मेरे साथ में थी, उसको जाना था। तो मैं बोली, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे छूट जाए सब कुछ, लेकिन मैं अब यहाँ तक आई हूँ तो सत्य तक पहुँच के ही रहूँगी। और मुझे हर मंदिर मस्जिद कहाँ ही जाती, मुझे हर कोई बुद्धा नज़र आते हैं, कोई पूजा करते, पाठ करते। मैं पहले से, मुझे ऐसा लगता है कि पत्र सर की एक कॉन्शियस से जुड़ी हुई है, एक छोटा कॉन्शियस मेरे अंदर भी है। मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं वहाँ जाती, सिर्फ मैत्री करती, ध्यान करती और ऊर्जा लेके वापस आती। तो ऐसा हुआ, अद्भुत है ये मेरा एक। तो जैसे बाहर निकली तो वो पूरा ऊर्जा बढ़ गई थी। तो मैंने बोली कि एक विट्ठल रुक्मणी लेती, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसके साथ में मेरी फ्रेंडशिप है, उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने एक विट्ठल रुक्मणी खरीदा, मैंने सोचा उसको दे दूँगी तो उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा एक मैं घर के लिए ले लेती, तो फिर मेरे भी तो लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड नहीं सुन रहे, तो हाँ मैंने 2 ले लिया। फिर क्या हुआ, स्टॉल में प्रॉब्लम आ गई कि मैम कहाँ गई, पुलिस तक बातें आ गई कि अभी तक आई नहीं, बीमार हो गई, ऐसा हो गया, कहाँ गई। तो मुझे गड़बड़ लगा, मैं बोली मेरा स्टॉल चला जाएगा। तो जो ऑनर था उसको मैंने एक विट्ठल रुक्मणी जो खरीदा वो दिया, और मैंने 2 ही लिया था, 100 रुपये की 50-50 की 2 नोट दिया था और 2 ही खरीदा। जो मैंने घर में गई उसको तो दे दिया। फिर मैंने बोली दूसरे का घर अच्छा करने से अच्छा वो तो अपनी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन मेरा हस्बैंड है तो उनको, वो शांत रहेंगे, तो उनको मैंने निकाल के दी। तो मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा मिरेकल हुआ कि मैं देखती हूँ कि तीसरा अपने आप विट्ठल रुक्मणी आया मेरे घर में। तब तो मुझे यकीन हो गया कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, अगर हम किसी के लिए सच्चा भावना से कहो तो खुद भगवान हमारे साथ चल के आते। ये कैसा हुआ मुझे नहीं पता। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल, दिव्यता का अनुभव हुआ कि मैंने 2 ही खरीदा, तीसरा कैसे आया। तो ऐसे अनुभव हुए मेरे लाइफ में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती रही। तो श्रेयांश सर का सेशन भी आया, तो मैं पिरामिड वैली आ जाओ बोले। मैं बोली सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं बोले। श्रेयांश सर ने 10 दिन के लिए हमको बुलाया। वहाँ पे अमेजिंग था। वहाँ मैं पत्री सर को तब जानती नहीं थी, तब थोड़ा थोड़ा मैं पत्री सर से कनेक्ट हुई। पिरामिड वैली में ध्यान करने लगी तो अलग ही अनुभूति। और जिस दिन सर की पार्टी थी तो मुझे ऐसा था कि सब डांस कर रहे थे, तो मैं थोड़ा डांस की और आके नर्वस बैठ गई। मैं बोली सबके पार्टनर है, मेरा पार्टनर नहीं है, तो मैं ऐसे बैठी थी नाराज। तो पता नहीं एक अद्भुत शक्ति आई और मुझे तभी पत्री सर का एक एहसास हुआ और मुझे खींचते हुए स्टेज तक लेके गई। मेरे साथ दिव्यता का बहुत अनुभव होता है और मुझे अपने आप नाचने लगी। और तो मैं इतना नाची, फिर इतना खुल के नाची। अलग ही सफ़र था, अमेजिंग था। और पहली बार ज़िंदगी में स्टैंडर्ड लाइफ पत्री सर और श्रेयांश सर की वजह से जो ज़िंदगी मैंने कभी जिया नहीं था, वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। मेरी ज़िंदगी का बदलाव आने लगा। बदलाव वहीं से हुआ। खाना पीना से लेकर रहन सहन अलग ही था। फिर भी घर आई, फिर भी चैलेंजेस थे। फिर मेरा भाई था जिसको लंग कैंसर हो गया, लंग खराब हो गए थे। तो पिरामिड जाने के पहले ही उसका प्रमोशन हो गया।
तो उसके बाद में फिर भी मेरी परिस्थिति धीरे धीरे मेरा पूरा टोटली मेरा काम पूरी तरह से बंद हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, मैंने छोड़ दिया। मेरा हस्बैंड और आतंक करने लगा, मुझे ये चीज़ का समझ भी नहीं आने लगा। मैं ध्यान नहीं करने देता था, दिन भर घर में रहता था, सोने नहीं देता था, कुछ नहीं बहुत। फिर मैंने बोला बहुत सारी प्रॉब्लम, मेरी फैमिली रिलेशनशिप भी ठीक नहीं थी मम्मी पापा की इधर से। मैं उनको गुस्सा करती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हस्बैंड दिया, तो उतना अच्छा नहीं था। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के महाकाल गई। मैं बोली चलो ध्यान करते, महाकाल में पीएमसी का प्रोग्राम है। तो महाकाल में जैसे मैं गई, वहाँ पे ध्यान वगैरह की, और वहाँ से आने के बाद मैं देखती हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। अरे जो मेरा हस्बैंड कुछ करता नहीं था ज़िंदगी भर, उसने एक ही काम किया, सिर्फ पेपर बांटा, और हमेशा उसने देखा कि मेरी वाइफ नहीं करना चाहिए। तो इतना मिरेकल हुआ, वो इंसान जो काम नहीं करता था वो 2-2 3-3 जॉब करने लग गया। अरे मैं बोली ये कैसे हुआ? तो वो जो मुझे ध्यान साधना करने को परेशान कर रहा था, और वो कभी भी मैं ध्यान करने जाती थी लेट आती थी, चाय के लिए परेशान करता था। तो पितामह ने उसको ऐसी जगह जॉब दे दिया, 9 बजे से जाते थे 7 बजे तक, कि जो चाय के लिए परेशान करता तो वो अभी मेरे को कभी चाय बना के मांगता नहीं, वो आपस में खुद भी पीता है चाय बना के और दूसरों को भी पिलाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर मेरे लाइफ में चेंज आया है ध्यान की वजह से, तो मैं एक ही बोलूँगी, ध्यान को अपना लो, पत्री जी को अपना लो। चाहे किसी गुरु को अपनाओ ना अपनाओ, लेकिन ध्यान को अपना लो। पीएसएसएम इसलिए अपनाओ क्योंकि यहाँ पे सत्य बताया जाता है, सत्य तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पे तुमको तुमसे मिलाया जाता है, तुम जो हो वो तुमसे तुमको मिलाया जाता है। इसलिए पीएमसी को तुम ज्वाइन कर लीजिए और तुम ध्यान कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद पितामह का, और कोटि कोटि धन्यवाद सभी डिवाइन मास्टरों का और पीएमसी का। आई एम लव यू ऑल।